नमस्कार मित्रों, लगभग 5 बज चुके हैं और मैं आज फिर एक बार आप लोगों के बीच में हूँ, कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ अपनी बात रखने के लिए। कल के वक्तव्य के बाद, कल की बातचीत के बाद से कई लोगों से विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई और जी रितेश सिंह जी नमस्कार, दीपांकर द्विवेदी नमस्कार, और मैं देख रहा हूँ आदित्य विक्रम जी भी आ चुके हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राहुल पाठक जी को मेरा नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को भी मेरा नमस्कार। और आज मेरा अहोभाग्य आशुतोष जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। नवनीत मिश्रा जी को नमस्कार। बात शुरू करता हूँ। कल 2-3 लोगों से जब बात हुई तो उन बातों में जो महत्वपूर्ण बात थी कि इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है जातिवाद की, और इस जातिवाद के जहर के कारण विदेशी शक्तियाँ, नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार आदित्य विक्रम जी, मैं आप सब लोगों को नमस्कार पहले ही बोल चुका हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं। इस जातिवाद की समस्या के कारण जो विदेशी शक्तियां हैं वो हमारी संस्कृति को बार बार हजारों सालों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले विदेशी ताकतें जो इस देश में आती थीं वो यहीं की होके रह जाती थीं। शक आए, पूर्ण आए, यवन आए, घुल मिल गए। आप उन लोगों को आज की तारीख में पहचान नहीं सकते, और उसके पीछे छोटा सा कारण कि उस समय जो यूरेशिया भूभाग था उस पूरे भूभाग पर सनातन संस्कृति थी। आज जिसे हम धर्म कहते हैं वो धर्म जैसी अवधारणाएं नहीं थी। बताइए, सिकंदर जब आया था तो क्या सिकंदर ईसाई था? नहीं ना। तो इस धरती पर सनातन संस्कृति थी, और उस सनातन संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशिष्टता है वो ये कि जिस व्यक्ति के मन में जो श्रद्धा हो, जो आस्था हो, वो निष्कंटक रूप से उसका पालन कर सके। हमारे यहाँ पे चारवाक को भी ऋषि कहा गया। चारवाक अर्थात ईश्वर को ना मानने वाले। हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध को पर्याप्त सम्मान मिला। अशोक से लेके हर्षवर्धन तक बौद्ध धर्म जिस प्रकार से फला फूला वह भी ईश्वर को न मानने वाला एक संप्रदाय था, लेकिन फिर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं, अपितु बड़े बड़े राजा महाराजा उनके अनुयायी बने। तो कुल मिला के पृथ्वी पर एक सनातन संस्कृति थी, और वो सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के चारों तरफ जितनी भी जमीन थी, भूमि थी, उसमें भी वही स्थित थी। अब समस्या कहाँ से आनी शुरू हुई? समस्या तब आनी शुरू हुई कि जब लोगों ने सनातन संस्कृति को त्याग के और एक समूह विशेष में बंधना शुरू किया, जैसे ईसाई धर्म, जैसे मुस्लिम धर्म। तो जब समूह विशेष में बंधना शुरू किया वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। जब इन समुदायों ने
सप्रयास करके दूसरे लोगों को भी अपने समूह में सम्मिलित करने का प्रयास करना शुरू किया, तब समस्या आनी शुरू हुई। यही कारण है कि उससे पहले जितने भी लोग आए, चाहे वो शक हों, हूण हों, कुषाण हों, यवन हों, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए और आज उनका ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ की संस्कृति क्या थी? अगर हम धार्मिक रूप से बात करें तो जिन्हें हम असुर कहते हैं और जिन्हें हम देव कहते हैं, अगर प्रसंगों के माध्यम से देखें तो उनमें आचार, व्यवहार, विचार का तो अंतर था, लेकिन आस्थाएं एक ही थी। और इस आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, दो समुदाय, दो समूह समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने के बाद जो भी चीज़ें उस मंथन से निकलती हैं उनका वितरण करते हैं। आपस में युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ बहुत सारे समुदाय रहते हैं वो आपस में युद्ध भी करते रहे हैं मध्य युग में। तो असुर और सुर से लेकर और राजपूत काल में राजा महाराजाओं के युद्ध तक कोई बड़ी बात नहीं युद्ध होना, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर था। और वो अंतर अगर आपको किसी को जानना है तो बाबरनामा में उसका जिक्र बहुत हद तक बाबर ने किया है। रात होते ही सैनिक अपने शिविरों में चले जाते थे और सुबह होने पर पुनः युद्ध शुरू होता था। भारत की संस्कृति में या कहिए सनातन संस्कृति में कूट युद्धों की रचना नहीं थी और संप्रदाय विशेष के आने के बाद कूट युद्ध शुरू हुए और इन कूट युद्धों के माध्यम से पराजित करने की परंपरा चली। ऐसे युद्धों की परंपरा भारत में नहीं थी। भारत के सैनिक ऐसे युद्धों के विषय में जानते तक नहीं थे। जाति व्यवस्था यहाँ पे थी, विकसित हुई, लेकिन जाति व्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ तो हमने जाति नाम दिया, जनता का स्तरीकरण पूरी पृथ्वी पर लगभग इसी प्रकार से व्याप्त है। मैं एक रूपक के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें इस रूपक के माध्यम से स्पष्ट भी होंगी। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि 1947 के बाद का दृश्य है। बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है और ऐसे समय पे एक गांव में एक किसान परिवार, उसके 4 लड़के हैं। बड़ा लड़का जब 16-17 साल का होता है तो परिवार के आकार को देखते हुए माँ कहती है कि बेटा ऐसा करो, तुम खेती में पिताजी का हाथ बटाया करो। तुम्हारे छोटे छोटे 3 भाई हैं, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अकेले बैलों को ले जाके, हल ले जाके खुद खेती जोतते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। तुम हाथ बटाओगे तो काम आसान होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, हम लोगों की हैसियत भी ठीक ठाक होगी। बड़ा पुत्र बात मान लेता है और किसी भी शिक्षा विक्षा का विचार ना करके वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है और 3-4 साल बीत जाते हैं। अब दूसरे पुत्र की आयु भी जब 17-18 के आसपास पहुंचती है 3-4 साल के बाद, तो अब माँ सुझाव देती है कि ये भी बड़ा हो गया है तो इसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा करो कि खेत के कुछ हिस्से में सब्जियां बोना शुरू कर दो और ये जो दूसरा पुत्र है
साइकिल पे टोकरी में सुबह प्रतिदिन मंडी में सब्जी ले जाएगा और सब्जी बेच के आएगा तो थोड़ा बहुत आय और बढ़ेगी। परिवार मान लेता है बात, खेत के कुछ हिस्से में सब्जियों का उत्पादन शुरू हो जाता है और जो दूसरे नंबर का पुत्र है वो टोकरी में उन सब्जियों को प्रतिदिन ले जाकर बेचना शुरू कर देता है। परिवार की आय बढ़ती है और इस दौरान तीसरा पुत्र बड़ा होने लगता है। तीसरा पुत्र, माँ सोचती है कि 2 पुत्र लगे हुए हैं, पति लगा हुआ है, अच्छा खासा आमदनी हो रही है, अब तो ठीक ठाक है, कम से कम एक बच्चे को तो पढ़ाना चाहिए और तीसरे पुत्र को शिक्षित होने के लिए सारे इंतजाम जो भी वो कर सकते हैं अपने स्तर पे वो इंतजाम कर देते हैं। और तीसरा पुत्र पढ़ाई के लिए धीरे धीरे दूसरे शहर चला जाता है। अंत में चौथा पुत्र बचता है। अब आय की समस्या नहीं है, 3 बड़े भाई, माँ और पिता का प्यार थोड़ा सा बिगड़ैल और दबंग हो जाता है और दबंगई के माध्यम से वो गांव की राजनीति में भागीदारी करने लगता है। चारों पुत्र चारों अलग अलग स्वभाव वाले और चारों ने अलग अलग अपना काम करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो ये तीसरा पुत्र है, जो पढ़ रहा है, पढ़ने में तेज है, कड़ी मेहनत करता है, अपने भाइयों और पिता को कड़ी मेहनत करते हुए देखता है, तो वो ये जो तीसरा पुत्र है ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके कलेक्टर हो जाता है। घर का दृश्य बदल जाता है। लेकिन फिर भी जो भाई पढ़ लिख नहीं पाए वो कलेक्टर नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से जो भाई दबंगई कर रहा है वो भी कलेक्टर नहीं हो जाएगा। अब इनके विवाह होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा बेटा जो खेती में जुटा हुआ है, एक तरह से शूद्र वृत्ति कर रहा है, उसके जब विवाह का नंबर आएगा तो कोई ना कोई किसान अपनी अल्प शिक्षित पुत्री की शादी करके जाएगा। ठीक है, उसका परिवार बस गया। दूसरे नंबर का पुत्र जो शहर में जाकर प्रतिदिन जाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई आढ़तिया उसको पसंद आता है, मेहनती लड़का, ज़मीन है, परिवार भी ठीक है, वो अपनी अल्प शिक्षित पुत्री का विवाह कर देता है। यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा पुत्र जो कलेक्टर हो गया है, ये किसी अल्प शिक्षित लड़की से शादी नहीं करेगा। अधिकांश ऐसे मामलों में उन्हीं का कोई ना कोई साथी अधिकारी जो उनसे वरिष्ठ है वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए उस किसान के पास आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आईएएस लड़का है तो आईएएस ही, अक्सर कर ऐसा होता है, आईएएस ही अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास आ गया और वो जो किसान परिवार है वो तो प्रसन्न हो ही जाएगा कि बेटा आईएएस है तो उसको वैसी बेटी मिलनी चाहिए और उसका विवाह उस तरीके से होता है। और चौथा जो दबंग पुत्र है, वो जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, पुराने युग में स्वयंवर कहते हैं, वो स्वयंवर कर लेता है, दबंग है, अपनी मर्जी से शादी कर ली, नहीं सुनता किसी की भी। ये चारों पुत्र अलग अलग प्रकार के संस्कार लिए हुए हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सब समझ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, संभव है, प्राय घरों में ऐसा होता है। लेकिन इसके जो परिणाम हैं उन परिणामों को समझने की आवश्यकता है। इनके जो चारों के परिवार जो बसे हैं, लगभग 80 साल बाद, जब वो किसान और उसकी पत्नी भी नहीं है, जब ये चारों लड़के और इनकी पत्नियां भी नहीं बची, केवल उनकी संतानें बची हैं, तो विचार करके बताइए जो आईएएस का परिवार है और जो किसान का परिवार है उनमें कितनी एकरूपता रहेगी, कितना संपर्क रहेगा और कितना वो एक दूसरे को प्रेम करते होंगे, कितनी उनके बीच में दूरियां होंगी। मात्र 80, 90 या 100 साल के अंदर एक ही पिता की संतानों से निकले हुए परिवार अलग अलग हो जाते हैं, उनका स्टेटस अलग अलग हो जाता है और अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग आचार विचार, सब कुछ अलग अलग हो जाता है।
इस रूपक के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब एक ही परिवार में 100 वर्ष के अंदर इतना अंतर आ जाता है तो हजारों वर्षों में हमारे समाज में इतनी दूरियां आ जाना स्वाभाविक है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वहाँ केवल 4 वर्ण नजर आते हैं, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो जातियों की जो संख्या है वो गिनती नहीं की जा सकती। हर क्षेत्र में अलग अलग जातियाँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ये कुर्मी जाति है, ये भी ओबीसी में है, ये किस लिए है? ये लोध जाति है, ये भी ओबीसी में है, ये किस लिए है? ये भूमिहार हैं तो ये भूमिहार किस लिए हैं? ये जाट हैं तो ये जाट किस लिए हैं? इनका तो वर्णों में कहीं नाम ही नहीं आता। और तब बात समझ में आती है कि जिस प्रकार से एक किसान का परिवार 100 वर्षों के अंदर पर्याप्त दूरियां प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार से समाज के अंदर जब जनसंख्या बढ़ती है तो वो छोटे छोटे बहुत बड़ा देश है, छोटे छोटे समूहों में वो बढ़ता चला जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, ये किसी की थोपी हुई प्रक्रिया नहीं होती। ये जो आरोप लगता है कि थोप दिया गया, झूठ है। मैंने 2 दिन पहले एक उदाहरण बताया था, उसी रूपक को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर एक एडीएम जो एससी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, वो बंगले में रह रहे हैं और उनके बंगले में जो गारद का सिपाही है वो ब्राह्मण है, थोड़ी देर के लिए हम नामकरण कर लेते हैं, और राम प्रसाद वो एडीएम हैं, अनिल पांडे सिपाही हैं, वीके गुप्ता एक दूसरे एडीएम है। शाम को वीके गुप्ता का परिवार राम प्रसाद जी के घर में आता है, रसोइये भोजन बनाते हैं, नौकर भोजन बनाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के दोनों के परिवार साथ साथ भोजन करते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में जो अनिल पांडे गारद के सिपाही हैं जो गेट पे लगे हुए हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? उनकी भूमिका वही होगी जो पहले थी, ज़्यादा से ज़्यादा गेट पे खड़े होकर बीड़ी पीना, बैठे रहना और चौकीदार, एक तरह से चौकीदार की ड्यूटी करना। यहाँ पे नई परिस्थितियों में वो ब्राह्मण है, इससे कोई मतलब नहीं है, और वो दोनों एडीएम, एक वैश्य है, गुप्ता है, और एक अनुसूचित जाति का, उन सब बातों से कोई मतलब है ही नहीं। और हमारे संविधान ने अवसर की समानता सारे लोगों को बिना जाति भेद के, बिना लिंग भेद के प्रदान कर दी है। तब फिर समस्या क्या है? समस्या बहुत छोटी सी है। 135 करोड़ की जनसंख्या है। मैं 3-4 दिन पहले जब ये कहा गया था टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं बता रहा था कि पहले ये जान लीजिए कि 135 करोड़ में लिखने के लिए 135 के आगे 7 शून्य और लगाने पड़ते हैं। अगर आप 85% की बात कर रहे हैं तो 135 का 85% लगभग 110 करोड़ के आसपास होगा। ये जो 110 करोड़ लोग हैं, क्या आरक्षण से आप इन 110 करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं? आप आरक्षण लिए रहिए। आरक्षण इन समुदायों को, इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल आरक्षण से 110 करोड़ जनता का पेट भर जाएगा, यह भी संभव नहीं है। इस 110 करोड़, मैंने 15% को तो अलग कर दिया एकदम, इस 110 करोड़ को सोचने के लिए कोई सरकार इनका पेट भर दे, असंभव। कोई आरक्षण इनका पेट भर दे, असंभव। क्या करना होगा? और वो एक ही चीज़ से संभव है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, आपस में हिल मिल के रहें, शिक्षा का स्तर एक समान हो, और जब शिक्षा का स्तर एक समान हो तो रोजगार, सरकारी रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं। बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर रखा है कि सरकारी नौकरियों से
जीवन यापन संभव है। 110 करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। जाहिर सी बात है कि अपने रोजगार विकसित करने होंगे और उन रोजगारों को विकसित करने के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का पतन करने वाले इन 110 करोड़ के तथागत कथित जो रहनुमा हैं वही लोग हैं। वही लोग नकल कराते हैं, वही लोग ठेके देते हैं, वही लोग जो एग्जामिनेशन के सेंटर बनवाते हैं। और मजे की बात, राष्ट्रवादी लोग जब कठोरता अपनाते हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, तो वही लोग शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए की गई कठोरता को भी शोषण का दर्जा देते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, ऐसा नहीं कि हमारे जो 110 करोड़ लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वो राष्ट्रीयता को नहीं समझते, राष्ट्रवाद को नहीं समझते, समझते हैं। लेकिन हम लोग जिन्हें हमें बोलना चाहिए, हम चुप बैठे हैं, हम अपने में मगन हैं। और उसका परिणाम क्रिप्टो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट बनकर हमारे इन भाइयों को बरगला रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो तरह तरह की बातें उठेंगी। आज एक और बात उठी। एक व्यक्ति ने कहा, मिथ्या जोश में झंडा उठाकर चलने से कुछ नहीं होता। मिथ्या जोश में झंडा उठाकर चलने से कुछ नहीं होता। मैं समझता हूं आदित्य विक्रम जी आपने पढ़ा होगा समूह में, मिथ्या जोश में झंडा उठाकर चलने से कुछ नहीं होता। मैं उन श्रीमान जी से पूछना चाहता हूं कि फिर किस प्रकार होता है? जो भी प्रकार आपके पास है वो प्रकार बताइए। भारद्वाज जी, ये अभी उचित समय नहीं है कि हम जातिगत आरक्षण को हटाएं। नो, ये उचित समय आएगा। ये कि आप मनुवादी माने और आरक्षण को हटाकर शोषण करना चाहते हैं। आ गया। निश्चित रूप से आदित्य विक्रम जी आप सही कह रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा सबसे उपेक्षित विषय है। मैं तो 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैंने एक बार व्यक्तिगत रूप से सीधे, मुझे पता नहीं कि आशुतोष जी अभी जुड़े हुए हैं या चले गए, मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नंबर ढूंढा और उनको फ़ोन किया। भारद्वाज जी, मैं आपको ये सच कह रहा हूं कि अगर अभी आप कोई भी प्रश्न उठा देंगे तो सीधे आप आरोप झेलने के लिए तैयार रहिए कि आप मनुवादी मानसिकता के चलते आप शोषण करना चाहते हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि जी धन्यवाद। मैंने इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, उस दिन मैंने फ़ोन किया कि अगर हम भावावेश में कुछ भी कह गए तो ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, आपके कहे हुए वक्तव्य को पकड़ के दूसरों को भड़काने में उसका उपयोग करने लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको मैंने उस दिन निवेदन किया था। इस समय जो आवश्यकता है वो ये है कि हम अपने आसपास राष्ट्रीय चिंतन करने वाले किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी व्यवसाय के व्यक्ति को सर्च आउट करें, ढूंढें और उसे अपने साथ जोड़ें। और उसे अपने साथ जोड़ने के बाद धीरे धीरे करके माहौल देखिए। एक बहुत अच्छी बात सुरेंद्र शर्मा ने अपने एक कवि सम्मेलन में कही थी, वो मुझे याद आ रही है। सुरेंद्र शर्मा हास्य के कवि हैं, लेकिन कभी कभी हास्य की कविता सुनाते हुए भी वो इतनी गूढ़ बात कह जाते हैं कि वो समझ में आती है। उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जब राम सबरी के बेर खा सकते हैं तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं आ सकती? जब राम सबरी के बेर खा सकते हैं तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं आ सकती? तो सबसे पहले तो हमें देखिए, हमारी योग्यता, मैं अगर वैचारिक और बौद्धिक कार्य कर रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। मैं अगर आंदोलन कर रहा हूं, जोश में हूं, तो मैं क्षत्रिय हूं। इसका जाति से कोई संबंध नहीं है। जातियां तो इस देश में सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन वर्ण
केवल 4 हैं। जिस रूपक को मैं सुना रहा था, जो बड़ा पुत्र किसान के साथ बिना शिक्षा ग्रहण किए खेती करने का कार्य प्रारंभ करता है, वो निश्चित रूप से बड़ा पुत्र है। भले ही वो सेवा का काम कर रहा है, भले ही वो शूद्र वृत्ति को अपनाए हुए है, लेकिन वो बड़ा पुत्र है, बड़ा भाई है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का पुत्र उन उत्पाद की हुई कृषि सामग्री को बाजार तक पहुंचाता है, बाजार तक पहुंचा के धन अर्जित करता है, वो निश्चित रूप से वैश्य है। वो शूद्र से भी छोटा है। शूद्र बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, और जो वैश्य है वो उससे छोटा है। अब आती है बारी ब्राह्मण की। हमें अपने ब्राह्मण वाले बोध को कि हम सर्वोच्च हैं, ये त्यागना पड़ेगा। हम सबसे पहले मनुष्य हैं। हमारा ब्राह्मण धर्म है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में हमारे दायित्व हैं। और ब्राह्मण धर्म का मतलब है समाज में जागृति पैदा करना, समाज में ज्ञान प्रदान करना। तो मेरी नज़र में रूपक की दृष्टि से वो तीसरे नंबर का पुत्र है। और वैसे भी अगर मनुष्यता के विकास के क्रम में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो काम होगा वो शूद्र का काम होगा, दूसरे नंबर पे व्यापार होगा, तीसरे नंबर पे ज्ञान होगा, और रक्षा का काम जब जनसंख्या बढ़ती है सबसे अंत में आता है, वो सबसे छोटा है। क्षत्रिय सबसे छोटा है, सबसे ओछा है, कि वो काम नहीं कर रहा, वो दबंगई कर रहा है। मेरा इस प्रकार से सोचना है, और अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम जो हमारे भाई हैं हम उनको सम्मान देंगे। राम सबरी को बड़ा मानते थे, तभी तो सबरी के झूठे बेर खा सके। राम केवट की बात पे ध्यान देते हैं। लक्ष्मण जो पल पल में क्रोधित होने वाला लक्ष्मण है, वो केवट पे नाराज नहीं होता। राम निषाद राजगुह को गले से लगा लेते हैं। राम के इस चरित्र को समझने की आवश्यकता है। राम मूलतः संस्कृति है, और रामायण जो ग्रंथ लिखा है वो किसी ब्राह्मण का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ज्ञान का स्रोत होने के लिए मस्तिष्क का ब्राह्मण होना आवश्यक है, न कि जन्म से ब्राह्मण होना। और अगर अनिल पांडे जी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो भले ही उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, वृत्ति उनकी शूद्र की ही कहलाई जाएगी। जब इस तरह की भावनाएं हम लोगों में आएंगी तो जो सामाजिक दूरियां हैं वो कम होनी शुरू होंगी। और उसके बाद अगला क्रम होता है, अब इस समय समाज में किस वर्ग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? क्षत्रिय की आवश्यकता नहीं है, वैश्य की आवश्यकता नहीं है, वो तो व्यापार अपने आप चल रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी वर्ण की है तो ब्राह्मण की। और ब्राह्मण, मुझे भी ब्राह्मण होना पड़ेगा। ब्रजेश कुमार यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अनूप कुमार नवोदयन जुड़े हुए हैं, उनको भी ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बनकर ये ज्ञान, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो इसका जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके हम अपनी सनातन संस्कृति को स्थापित कर पाएंगे। तो मित्रों, राष्ट्रवादी चिंतन में उन सारे प्रश्नों पे, उन सारी चीज़ों पे बहुत गहन अध्ययन और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है, जिन मुद्दों को पकड़कर ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वामपंथी हैं हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने होश संभाला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। आप तय मान लीजिए हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं, हमारी पुलिस बहुत मजबूत हैं। ये जिहादी मानसिकता वाले लोग हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा दंगे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पथराव करके हमारे 2-4 लोगों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वामपंथी हैं वो हमारी सीधे संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लीजिए। आज हमारी लड़ाई
मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान तो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ही अज्ञानता के जाल में फंसे हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का प्रोफेसर वो तबलीगियों को छिपाए पड़ा हुआ है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? आज हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। हमें जो खतरा है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन वामपंथियों से है। और मजे की बात ये वामपंथी चीन पोषित नहीं बल्कि पोप पोषित हैं, और इनकी मुखिया इस देश में एंटोनियो माइनो है। नरेंद्र सिंह जी नमस्कार, बड़ा अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ जी भी हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग आज जो है मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं केवल और केवल ये चाहता हूँ कि हम एक सूत्र में बंधें। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि यशभान मिथ्या जोश में आके बिना मतलब में चीखता चिल्लाता है। अरे चीखना चिल्लाना अच्छी बात है। अर्णव गोस्वामी चिल्लाया तो बहुत सारे रहस्य खुल गए एक झटके में। बहुत क्रिप्टो क्रिश्चियंस का जो जाल है वो एकदम एक झटके में खुल गया। अगर अर्णव गोस्वामी जैसा पत्रकार काम न कर रहा होता तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की जो मानसिकता है वो पता ही नहीं चलती। सीधे सीधे हमको पता चला कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस किस प्रकार से हमारी सभ्यता को तोड़ने में लगे हुए हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो राष्ट्रवादी चिंतन जो कर रहे हैं उनमें जो विद्वान लोग हैं, क्षमा चाहता हूं, वो अपने ज्ञान के अहंकार को थोड़ा कम करें। वो ज्ञान से विद्या ददाति विनयम, वो ज्ञान से विनम्र बने, और विनम्र बन के जो राष्ट्रवादी चिंतन के लोग हैं उनको जोड़ें। आज मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि के छात्र, विधि परास्नातक के छात्र हितेश मिश्रा से। हितेश मिश्रा ने मेरी बातों को समझा। हितेश मिश्रा ने कहा, भाई साहब मैं आपके साथ हूं, मुझे तो सिर्फ इतना बताइए क्या क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है। 20-25 युवाओं का एक थिंक टैंक तैयार हो जो जातिगत अहंकार से दूर हो, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस का जो षड्यंत्र है उसको समझने के लिए तैयार हों, और उसको समझने के बाद जुट जाएं। क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? ये तरह तरह के इतिहास ग्रंथ लिख के, तरह तरह के संदर्भ दे के, तरह तरह के प्रमाण दे के केवल और केवल एक ही बात सिद्ध करने में जुटे पड़े हैं कि देखिए ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने मिलकर सदियों से शोषण किया है। सच बात यह कि शोषण वोषण कुछ नहीं किया, क्योंकि कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था थी। उपज पे हर कारीगर, हर दस्तकार अपना शेयर लेके जाता था। ये मैंने अपने बचपन में अपनी आंखों से देखा है, और साधिकार लेके जाता था। कुछ जगहों पे जो जमींदार मनोवृत्ति के लोग थे, सीधे सीधे अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, वो जरूर बेगारी का काम कराते थे और परेशान करते थे, लेकिन जो सामान्य जनता थी वो इस दस्तकार वर्ग का पर्याप्त सम्मान करती थी और फसल की रसद आने पर उसको देती थी। ये मिथ्या बात है कि शोषण हुआ, लेकिन हाँ एक चीज तो थी, और वो थी हम जातिगत अहंकार में उनसे हमारी भाषा जो थी बोलने की वो ठीक नहीं थी। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम भाषाई रूप में कहीं ना कहीं अहंकार प्रकट करते हैं। देखिए जोश में और अहंकार में अंतर है। मैं जोश में बोलता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं है मुझे भान कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या वो हूँ। मैं तो केवल चीज़ों को समझ रहा हूँ। मैं केवल एक अध्येता हूँ, मैं केवल एक छात्र हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने देश को प्यार करते हैं लोग, वो भी इसी प्रकार के से अध्येता बने, चीज़ों को समझें और दूसरों को समझाएं, अपने साथ जोड़ें। कठिनाई जो आ रही है कि जब भी हम सोशल मीडिया पर
कोई भी जातिगत अहंकार से संबंधित वाक्य लिखेंगे, ये आप तय मान लीजिए कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस को एक मसाला मिला। देखिए इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है, मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ आपको। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले द्वारा होली के आसपास इस अवध क्षेत्र में किए गए तमाशे के विषय में आप लोगों को बताया था। आज भाई दीपांकर द्विवेदी ने मुझे एक ऑडियो भेजा और उस ऑडियो में सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौड़ ने सनातन संस्कृति में एक जगह नहीं कई जगह प्रयोग में, तो उन राकेश राठौड़ जी ने भाजपा का विधायक होते हुए तमाम तरह की बातें, अनर्गल बातें कह डाली कि मोदी घंटा बजवा रहा है, शंख बजवा रहा है, ताली बजवा रहा है। स्थिति ये है कि उनको बजाने के प्रति क्या उद्देश्य है, लोग उसको न तो समझना चाहते हैं और न कुछ लोग उनको दूसरों को समझाना चाहते हैं। अगर हम राष्ट्रवादी चिंतन करते हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन चीज़ों को व्याख्यायित करें। आज मैं अपने इस वक्तव्य में, क्योंकि मैं बड़ा आहत हुआ उन राकेश राठौड़ जी के वक्तव्य को सुन के, थाली, शंख और मोमबत्ती और वगैरह वगैरह के, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि थाली बजवाने का मूल उद्देश्य क्या था। तर्कों के आधार पे आप सब लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। 17, 18, 19 तारीख में पटना, रांची और तमिलनाडु में मस्जिदों में विदेशी मिलने शुरू हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये लोग जो बैठे हुए हैं मूर्ख हैं क्या? ये मूर्ख नहीं है। अजीत डोभाल और अमित शाह जैसे लोग मूर्ख नहीं हैं। तुरंत आकलन हो गया कि जब सुदूर ये विदेशी लोग मस्जिदों में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, और उस कुछ ना कुछ है का परीक्षण करने के लिए 20 तारीख को जनता कर्फ्यू और 5 बजे थाली बजाने का कार्य हुआ। अब जरा आप लोग याद करिए कि जनता कर्फ्यू के समय जब घर में रहना था तो कुछ मोहल्लों में सड़कों पे उत्सव का माहौल था। क्यों था सड़कों पे उत्सव का माहौल? और क्या आप समझते हैं कि आज तकनीक के युग में, ड्रोन के युग में, आप जो कर्तव्य कर रहे हैं वो छिप जाएंगे? 5 बजे जब थाली बजनी शुरू होती है तो जो भी चीज़ें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई, एक चीज़ तय हो गई कि भारत पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो आप लोगों को याद होगा कि फिर वो जनता कर्फ्यू वहीं तक बात नहीं रही, बल्कि तुरंत और तत्काल विभिन्न जिले जहाँ जहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले मिल चुके थे, लॉकडाउन कर दिए गए। 21 तारीख से रेल सेवा वापस चलने वाली थी, केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 20 मार्च के लिए, लेकिन रात होते होते निर्णय लिया गया कि अब 21 तारीख से भी रेल सेवा नहीं चलेगी। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मूर्ख नहीं होते। जिस तरीके से लोग आलोचना करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले चीज़ों को समझिए। और 23 तारीख की शाम होते होते ये घोषणा हो गई कि रात 12 बजे से पूरा भारत बंद होगा, और तब से पूरा भारत बंद चल रहा है। मित्रों,
आज उत्तर प्रदेश सरकार का स्टेटमेंट आया कि 95% उत्तर प्रदेश के मामले हॉट स्पॉट क्षेत्रों से हैं, सील्ड क्षेत्रों से हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो जो सील्ड क्षेत्र हैं कौन हैं। 190 के करीब पूरे उत्तर प्रदेश में सील्ड क्षेत्र हैं और वो वही क्षेत्र हैं। और कोरोना संक्रमण के जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं उसमें 95% मामले उन्हीं क्षेत्रों के हैं। बहुत ही दूरगामी निर्णय और सही समय पे निर्णय लिए गए। जहां पे धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़ा गया वहां की स्थिति आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो। मैंने भविष्यवाणी की थी जब पहले दिन में बोला था कि अभी ठहरिए, 28 अप्रैल आते आते पश्चिम बंगाल से दुखद खबरें आएंगी। आज संकेत मिल गए हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि वास्तव में सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का शत्रु वर्ग ये तो दिख रहे हैं, ये तो हमें सीधे दिख रहे हैं और ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं। इनमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो खुल के टेलीविजन पे बोल रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियंस में से एक भी व्यक्ति राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं है। मित्रों, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। ये लोग मुस्लिम्स के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। ये लोग वामपंथ का आवरण ओढ़ के चलते हैं। 20 मार्च को जब जनता कर्फ्यू हुआ तो 5 बजे यह जांचा गया कि जनता कर्फ्यू में सीधे सीधे कहा गया था कि आप कोरोना की लड़ाई में 5 बजे ताली बजाकर समर्थन प्रदान करें। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि ये जो आज जो हॉट स्पॉट हैं, इन हॉट स्पॉटों में 20 मार्च को शाम 5 बजे ताली और थाली नहीं बजाई गई थी। इन हॉट स्पॉटों में 20 मार्च को शाम 5 बजे, 22 मार्च को ताली और थाली नहीं बजाई गई थी। और उसी दिन पता चल गया था, 20 मार्च को ही पता चल गया था कि जो कोरोना संक्रमण है वो उसके जो हॉट स्पॉट हैं वो कहाँ बनने वाले हैं, और उसी हिसाब से रणनीति बनाई गई। लेकिन फिर भी एक बार फिर अप्रैल में मोमबत्ती जलवा के परीक्षण किया गया। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। मोमबत्ती जलवा के फिर परीक्षण किया गया कि शायद इनके जेहन में घुस गया हो कि कोरोना से समाज और राष्ट्र कैसे बच सकता है। ये बड़ा दुखद है कि पहले लॉकडाउन में अप्रैल में जब मोमबत्ती जलाने का नंबर आया, अंधेरा करने का नंबर आया, तब भी इन लोगों ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमको कोरोना संक्रमण के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ताली थाली या मोमबत्ती वाले जो या टॉर्च वाले जो प्रकरण है या मोबाइल की लाइट वाले जो प्रकरण हैं, वो सरकार परीक्षण करने के लिए उपाय सोचती है और इन परीक्षणों से पता चल जाता है कि कहाँ और क्या हो रहा है। देखिए, आनंद पाटिल जी तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे राष्ट्रवादी लेखक संघ के थिंक टैंक के पार्ट हैं, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। ये तो साउथ में हैं, खुद स्वयं महसूस कर रहे हैं कि ईसाई मिशनरियाँ किस तरीके से काम कर रही हैं। राजीव मल्होत्रा ने अमेरिका में रह के इस विषय पे क्रिप्टो क्रिश्चियंस के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। उनकी 2 बड़ी पुस्तकें आ चुकी हैं। पुस्तकें तो उन्होंने कई लिखी हैं, अंग्रेजी में है, लेकिन 2 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद आ गया है। और जो राष्ट्रवादी विचार रखते हैं उन्हें उन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए।
अमेरिका में रह के एक व्यक्ति क्रिप्टो क्रिश्चियंस की नीतियों पे अध्ययन कर रहा है और बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से सचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वो क्योंकि सारा काम अंग्रेजी भाषा में हो रहा है इसलिए आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो राष्ट्रवादी लेखकों को आवश्यकता इस बात की है कि वो जो संपर्क भाषा हमारी हिंदी है, मैं आपको बता दूं, हिंदी मेरे लिए राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी मेरे लिए जितनी राष्ट्रभाषा है उतनी ही अन्य भाषाएं भी मेरे लिए राष्ट्रभाषाएं हैं। हम लोग ये गलतियां ना करें, जाति और भाषा में ये गलतियां ना करें। जातिगत और भाषागत अहंकार को हमें त्यागना पड़ेगा। अगर आप भारत की सनातन संस्कृति को शाश्वत रूप से में निरंतर देखना चाहते हैं तो आपको भाषा और जाति के अहंकार त्यागने होंगे। अब रहा ज्ञान, तो ज्ञान तो वैसे भी अहंकार नहीं देता। ज्ञान का तो मतलब ही है कि हम विनम्रतापूर्वक जनता के बीच में काम करें। तो मित्रों, जी मैं पुस्तकों का नाम बताऊंगा। आदित्य विक्रम जी पुस्तकों का नाम बताऊंगा। एक पुस्तक का नाम तो हिंदी में भारत विखंडन है और दूसरी पुस्तक का नाम मुझे हिंदी वाला याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको, व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। और इसी में मैं बाद में अभी पता करके थोड़ी देर में मैं डाल भी दूंगा, जो है उनके फ़ोटो भी डाल दूंगा जो उनकी खबरों के। मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं। हमारा देश जिहादियों से घिरा हुआ है, हमारा देश क्रिप्टो क्रिश्चियंस से घिरा हुआ है और हमारा देश एक तीसरा समुदाय और है, तीसरा वर्ग और है जिसमें हमारी नज़र ही नहीं आती है, और वो है नव बौद्ध समुदाय। इस पर मैं फिर किसी दिन कभी बोलूँगा, क्योंकि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से वो समसामयिक विषयों पे चलते हुए बात करना चाह रहा हूँ। मेरा एक ही निवेदन है, कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं वरिष्ठों से बात करने की कोशिश करता हूँ ये सोच के कि वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वरिष्ठ हैं वो अपनी खोल से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, वो अपने ही बिंदुओं तक सीमित हैं। उन बिंदुओं से हमें निकलना होगा, ये मेरा करबद्ध प्रार्थना है। और कई लोग तो ऐसे लोग हैं जो अगर अपनी पे आ जाएं तो समाज को जागृत करके रख देंगे। जैसे कि मैं आशुतोष जी हैं, उनकी प्रतिभा से परिचित हूँ, आशु कवि हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं वो। अगर उनकी लेखनी केवल और केवल ये जो हमारा राष्ट्रीय चिंतन है, इसके जो संकट हैं, उन संकटों के उद्घाटन में जुट जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप समूह, जो साहित्यिक समूह हैं, मैं उनसे जुड़ता हूं और मैं प्राय देखता हूं कि अगर राष्ट्रवादी एंगल से कोई भी मैं चीज़ डालता हूं तो अधिकांश लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं कि यह समूह राजनीति के लिए नहीं है, और उसका परिणाम होता है कि मैं ऐसे ग्रुपों को फिर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना चाहता हूँ। मैं ऐसे ग्रुपों में फिर कोई मैसेज नहीं डालता हूँ। थोड़े दिनों बाद जब मैं भूल जाता हूँ और बाय द वे दोबारा कोई मैसेज मैंने डाल दिया तो मैंने देखा है कि वो एडमिन जो है मुझे तुरंत अपने ग्रुप से निष्कासित कर देते हैं। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसे जो ग्रुप बनते हैं, साहित्यिक ग्रुप, उनका उद्देश्य क्या है? आत्मश्लाघा, हम इतने बड़े रचनाधर्मी हैं, ये प्रदर्शित करना, और ये सब प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अनूप जी ने हमारे साथ एक व्यक्ति को जुड़वाया, भाषा विज्ञान के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि विद्वान भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। मेरा मानना इसका ठीक उलट है। भाषा को जन समुदाय अपने तरीके से विकसित करता है। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद संस्कृत
का अध्ययन किए हुए विद्वानों ने हिंदी भाषा को संस्कृत निश्चित शब्दों से जटिल बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदी जटिल भाषा में परिवर्तित नहीं हो पाई। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के माध्यम से और विभिन्न प्रोजेक्टों के माध्यम से अब तक खरबों रुपए हिंदी की सेवा के लिए व्यय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से हिंदी के विकास के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो ऐसा नहीं है। जबकि गूगल जैसी अमेरिकन कंपनी ने आज जिस आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, आज आप जिस फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आज आप जिस ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उस पे देवनागरी में लिखने के लिए टाइपिंग एलिमेंट कीबोर्ड, इतना सुंदर कीबोर्ड विकसित कर दिया कि भारत सरकार से और उनके विद्वानों से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। आज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो ये षटकोण वाला जो शा है, इससे पहले अगर हम का जोड़ दें, का और शा को मिला दें तो कक्षा वाला छा हो जाता है। आज हम जो ज्ञा है, जा के साथ अगर हम यहां मिला दें तो वो ज्ञा हो जाता है। केवल एक उस कीबोर्ड के माध्यम से ये जानकारी है जिसको अध्यापक तक ढंग से नहीं दे पाते हैं। आज का युग तकनीक का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आज अगर हम एकजुट हो गए तो ये तय मान लीजिए कि हमारी सनातन संस्कृति को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की जो सरदारनी है, इसको देश छोड़ के जाने को मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।